यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक मिरर के सामने आपने देखा ये एक रॉड रखा गया है और इस रॉड का आपको इमेज बताना है, कहाँ कितने लेंथ का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ये एक सिरा जो है ये 30 सेंटीमीटर पे है ए, और बी वाला सिरा जो है वो 60 सेंटीमीटर पे है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कितने लेंथ का हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया है 30 सेंटीमीटर लेंथ का एक रॉड। और आपको क्या करना है? आपको बताना है फाइंड इमेज ऑफ द रॉड। ध्यान से देखिएगा, पहले सॉल्व करने के लिए फॉर ए टू ए डैश 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f, 1 by v plus 1 by minus 30 equals to 1 by minus 10। साइन कन्वेंशन कार्टेशियन यूज किया। फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव होता है, u नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और v हम ढूंढ रहे हैं 1 by v equals to 1 by 30 minus 1 by 10। क्या कुछ कंफ्यूजन? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास आ गया, ये 30 1 माइनस 3 1 बाई वी माइनस 2 बाई 30 माइनस 1 बाई 15, तो v हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कि ए डैश कहाँ पे बन रहा है। ए डैश यहाँ पे बन रहा है मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर पे। अब आप ढूंढते हैं फॉर बी टू बी डैश। ध्यान से देखिएगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई एफ, 1 बाई वी यू के बारे में पता करते हैं 60 माइनस के साथ, और 1 बाई माइनस 10, 1 बाई वी यहाँ आ गया। देखिए राइट साइड में 1 बाई 60 माइनस 1 बाई 10, एलसीएम लिया 60, ऊपर आ गया है 1 माइनस 6 माइनस 5 बाई 60 माइनस 1 बाई 12, ये 1 बाई वी है। तो v कितना आ गया है इसके लिए? इसके लिए v आ गया है -12, मतलब यहाँ पर कहीं आ गया है b डैश। तो आप यहाँ देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर। तो अब इमेज जो है इन्हीं के बीच में होगा बाकी सारे पॉइंट। तो ये बन गया इमेज, रॉड इमेज। अब ये लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू 15 माइनस 12, दैट इज 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। क्या करना है? तो पॉइंट्स को ध्यान देना है, क्योंकि हम पॉइंट का इमेज बनाना जानते हैं। ये फॉर्मूला यूज करते हैं पॉइंट के लिए। ए के लिए अलग यूज किया, बी के लिए अलग सोचा, उनके जब बन गए इमेज तो उसी के बीच में बाकी सारे पॉइंट के होंगे इमेज, तो रॉड का इमेज बनता दिख गया, काम खत्म। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। ओके, पेज चेंज करूं? आप इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन देखिए। कहानी है कुछ वैसा ही, थोड़ा टफ। एफ 10 सेंटीमीटर
यहां देखिएगा एक यू शेप का वायर रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यू शेप का वायर रखा गया है, यू शेप का वायर। ये सिरा जो है 30 सेंटीमीटर, अगला वाला सिरा वैसे ही 60 सेंटीमीटर, ये हमने कह दिया 10 सेंटीमीटर इसका हाइट, ये 10 सेंटीमीटर हाइट। इनके नाम यदि हम रखना चाहें तो रख देते हैं MNOP। MNOP इस वायर के सिस्टम का नाम रख दिया, जिससे कॉल करना आसान हो जाए। और आपको बताना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ U of image of the U-shaped wire shown। U-shaped वायर का जो इमेज बनेगा उनके हमें चाहिए लेंथ। तो क्या करना पड़ेगा हमें सॉल्व करते वक्त? सबसे पहले फॉर Mn to Mn dash, for Mn to Mn dash 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F minus 10। अभी अभी सॉल्व किया है तो V आ गया था -15। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और देख लें, मैग्निफिकेशन लिखते थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस V by U। तो चूंकि 30 से 20 हो गया, क्या हो गया? 30 से 20 हो गया डिस्टेंस, सॉरी 30 से 15 हो गया डिस्टेंस, तो हाफ हो जाएगा हाइट में। तो ये आपने अब देखा क्या कि यहाँ बन रहा है इमेज, यहाँ बन रहा है इमेज, और ये इन्वर्टेड बनता है, वो भी याद आ गया आपको। तो इधर ये हो गया M डैश और यहाँ हो गया N डैश, और इसका हाइट हो गया दोगुनी डिस्टेंस कम हो गई है, ये 30 से 15 पे आ गया, तो हाइट भी हो गया 10 से आधा 5 सेंटीमीटर। अब किसका देखना होगा हमें? नेक्स्ट फॉर POP to O dash P dash 1 by V minus 1 by minus 6 plus 1 by minus 60 1 by minus 10। और याद करिए V कितना हो गया था इसके लिए? -12। इसका मतलब वो यहाँ पर कहीं बन गया था O डैश और यहाँ बन गया था P डैश। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको पता है ये 6 भी जो है कहां से कहां बदल गया? 60 से हो गया 12, मतलब 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। तो हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज के बारे में जब हम सोच रहे होंगे तो ये 10 से हो जाएगा 2। तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 2 सेंटीमीटर। और बीच का लेंथ कितना हो गया? बीच का लेंथ हो गया 15 और 12 का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ इमेज ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको यदि ये फील आने लगे तो खुशी की बात, और नहीं आए तो घबराइएगा नहीं, जैसे पूछिए।
पहले तो एक एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखो, वो भी छोड़ो, पहले एक एक पॉइंट का इमेज बनाना सीखो। फिर हाइट वाले के लिए मैग्निफिकेशन सोचो। मैग्निफिकेशन में एक सिंपल आइडिया याद रखना, डिस्टेंस जितना मिरर से जितना गुना कम हो जाएगा, इमेज का साइज उतना कम हो जाएगा। डिस्टेंस इमेज का जितना बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इमेज उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक आइडिया है जिनका यूज हम कर सकते हैं। इमेज ऑब्जेक्ट है तो वही मिरर फॉर्मूला, प्रॉपर वे में ऐसे यूज किया जाता है। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। पेज चेंज करूं अनुष्का, पेज चेंज करूं। यहां इस बात पे गौर करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपसे यदि मैं ये कहूं, ये जो है ना एक प्लेट, ध्यान दीजिएगा कितना कितना था, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। इसका एरिया तो आपको पता ही है, 10 इंटू 30, रेक्टेंगल होने के कारण। रेक्टेंगुलर नहीं फील आ रहा तो मैं इसको रेक्टेंगुलर फिर से बना दूं, रेक्टेंगुलर थोड़ा सा फील आ जाए आपको कि ये रेक्टेंगुलर है, कि यहाँ ये 30 और ये 10, ये रेक्टेंगुलर एक प्लेट है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इसका ये जो सिरा है, यहां से ये सिरा ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बताना है, और ये सिरा दिया गया है 60 सेंटीमीटर पे, वैसे ही पता चल गया। आपको बताना है फाइंड एरिया ऑफ इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट सोन। ये प्लेट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आप रखा देख रहे हैं, और उसका एरिया। तो याद करिए, यदि इनको भी मैं कह दूं MNOP, तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना था, तो सॉल्व करते वक्त फॉर MN2 M डैश N डैश 1/V प्लस 1/-30 इक्वल्स टू 1/-10, सॉल्व करके V आ गया था -15। तो साइज जो आपने यहाँ पर देखा, ये N डैश M डैश बनता, और आप इसका डिस्टेंस देख रहे हैं कितना, 15 सेंटीमीटर पे। और उसी तरह फॉर OP टू OP डैश 1/V प्लस 1/-60 इक्वल्स टू 1/-10। याद करिए V कितना आ गया था, -12। तो वो -12 पे, मतलब 12 सेंटीमीटर पे आपने देख लिया था O डैश P डैश। अब ये हाइट यहाँ विड्थ दिखने लगा, और अब आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही हर एक पॉइंट धीरे धीरे नीचे आया होगा। तो आपका यहाँ पर जो एरिया बन रहा है, क्या वो एरिया रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम? तो इमेज एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक तो हो गया था 10 का 2, और एक हो गया था 10 का 5, और हाइट उनके बीच में देख रहे हैं 15 - 12 3। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 30/2, ना 21/2, 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये विजुअलाइज 10th के बच्चे नहीं कर सकते, उनको थोड़ा ज्यादा परेशानी होगा। इवन 10th में भी ऑप्टिक्स है, वहां आप ऑब्जेक्ट इमेज तो बना लेते हैं, लेकिन अब ये लो ट्रेपेजियम बनेगा रेक्टेंगल का, फिर उसका एरिया बताओ, तो ये सब थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें तो आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ओके।
पेज चेंज करूं? आर के सर आपका माइक म्यूट है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये पॉइंट दे दिया गया -60 और ये 10, और आपको बताना है इसका इमेज कहां बनेगा। फाइंड द, ये पॉइंट हो गया, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ 10, जिससे कि प्रैक्टिस आसानी से हो। तो सॉल्व करते वक्त आप कहानी को जब इंटरप्रेट करिएगा, तो कहानी को इंटरप्रेट करते वक्त इस ऑब्जेक्ट का ऐसे बना लीजिए एक डायग्राम ए बी, जिसका लेंथ कितना दिखाई है 10 और डिस्टेंस कितना दिखाई है 60, क्योंकि कोऑर्डिनेट का तो यही मतलब होता है ना भाई। सर माइनस, हाँ हाँ ठीक है, डिस्टेंस तो 60 है, माइनस प्लस तो वो कोऑर्डिनेट के लिए ठीक है। आप अब क्या लिखेंगे, फॉर ए बी टू ए बी डैश, ए डैश बी डैश, इसके लिए क्या करना होगा, 1/v प्लस 1/, माइनस यहाँ पर कितना हो गया 60 इक्वल्स टू 1/-10, भी सॉल्व होके कितना आ गया -12। अब जब भी आ गया तो ये तो पक्का हो गया कि जो ए बी हमने सोचा था, वो ए बी जब सोच लिया था तो ए डैश यहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, ये 12 सेंटीमीटर पे होगा। अब ए डैश बी डैश के बारे में देखते हैं, तो m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज तो हम ढूंढ रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है +10 माइनस -12/-60, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, तो यहाँ से देखो 3 माइनस है तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 1/5। हाइट ऑफ इमेज हो गया -2 सेंटीमीटर, तो -2 का मतलब ये नीचे, ये -2 हो गया, ये नीचे, तो यहाँ पर बी डैश मुझे दिख गया। तो हमें चाहिए क्या, वो पॉइंट, वो जो टिप होगा यहाँ ए बी, ये जो हम देख रहे हैं कि ये टिप हो जाएगा इमेज। आपने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसका नाम रख लिया था ए बी, तो उसका इमेज बना लिया आपने ए डैश बी डैश, और उस इमेज का टिप आप चुन लें, उसका कोऑर्डिनेट बोल दें, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो कोऑर्डिनेट हो गया -12, -2। क्या ये -12, -2 समझ में आया आपके, -12। तो आपको जब भी इमेज बनाना हो तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं आप। क्या मैं पेज चेंज करूं? यहां इस बात पे गौर करिए, ये मिरर है और आपके फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, या 2, हाँ ठीक है। आपको बताना है फाइंड इमेज पोजीशन हाइट एंड नेचर। इमेज की पोजीशन, हाइट और नेचर बताना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये वाई एक्स वाला करो और लिख दो ए बी टू ए डैश बी डैश फॉर ए बी टू ए डैश बी डैश 1 by v plus 1 by -5 1 by -10 1 by v 1 by 5 minus 1 by 10 10 2 minus 1 1 by 10 v कितना हो गया +10। अब कौन आएगा? मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v by u माइनस के साथ। हाइट ऑफ इमेज ढूंढ रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 cm माइनस +10 by -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ इमेज हो गया +4 सेंटीमीटर। तो +4 मतलब इरेक्ट, मतलब +4 मतलब इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, +4 मतलब इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, और प्लस में आया है भी तो मतलब वर्चुअल, पीछे साइड में गया। तो ये मैग्नीफाइड बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बनेगा और 4 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। यदि कोई मुझसे यहाँ पॉइंट देकर कोऑर्डिनेट पूछता, यदि पॉइंट -5 2 देकर कोऑर्डिनेट पूछता तो कोऑर्डिनेट कितना बना देते उसका? +10,4, +10,4 हो जाता उसका कोऑर्डिनेट, यदि कोऑर्डिनेट वाइज पूछता तो। एक कंसेप्ट आपको चूंकि पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। क्या पिछला पेज ले जाऊं या ओके है? आप यहाँ पर यदि h हाइट का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इमेज बनता कहाँ देख रहे होते हैं? तो ये m टाइम्स h हाइट का इमेज बनता देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, ये तो जानते हैं आप सब लोग। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसका हाइट कैसे देख रहे होते हैं? हाइट ऑफ इमेज याद करिए, हाइट ऑफ इमेज हो जाता है m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो याद है ना पक्का? अब गौर करो, यदि 3 डायमेंशन की मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ हो और इसका इमेज ऐसे बन गया, और एक उसके परपेंडिकुलर लाइन में हो ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज ये परपेंडिकुलर ऐसे बन गया। यदि तुम कहते हो कि हाइट है ये a, तो ये हाइट हो जाएगा m टाइम्स a। फिर आप कहते हो दूसरे वाला जो ब्लू कलर का है b, तो दूसरा वाला हो जाएगा m टाइम्स b। है तो परपेंडिकुलर ही ना दोनों ऑब्जेक्ट, एक ही जैसा पोजीशन है दोनों का u, तो इमेज भी एक ही जगह बनेंगे, तो मैग्निफिकेशन भी एक ही जैसा होगा। अब सोचो कि यदि तुमसे ये कहा जाता कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखा हुआ होता स्क्रीन के परपेंडिकुलर, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखा हुआ होता,
प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखा हुआ होता, फील करो उसे, तो उसका जो इमेज बनता, ये इसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है प्लेन, तो इसका जो इमेज बन रहा होता, वो इमेज जो बन रहा होता वो भी ऐसा ही होता, स्क्रीन वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर जैसे लेंथ हम और विड्थ देखते, ये ए और बी कहते, तो इसका हो जाता एम ए और एम बी। इसका एरिया जब कहते ऑब्जेक्ट का ए इंटू बी, तो एरिया इमेज का क्या लिखते आप, एम ए इंटू एम बी, तो एरिया इमेज का क्या हो जाता, एम स्क्वायर ए बी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया, ये हो गया एम स्क्वायर ए बी अपॉन ए बी। तो आपने अभी अभी देखा एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ गया, एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। जबकि हाइट का क्या लेते थे, जबकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एम होता था, माइनस वी बाई यू होता था। लेकिन जो एरिया, यदि प्लेट रखा है परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, तब जो एरिया का हम रिलेशन देखेंगे, वो एरिया का रिलेशन कैसा आएगा, एरिया इमेज, एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एम स्क्वायर के बराबर। वैसे भी एम था हाइट, एम स्क्वायर होगा एरिया, ऐसे हम याद रखने की कोशिश करें। लेकिन ये एरिया तब है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो प्लेट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे लेटा हुआ होगा प्लेट, तब तो जो पिछला क्वेश्चन था वैसे सोचेंगे। लेकिन यदि परपेंडिकुलर हो प्लेट तो ऐसे देखा जाए। तो पिछली स्लाइड दिखा दो। यदि ऑब्जेक्ट है और इमेज है और फोकस से इनका डिस्टेंस x1 है और x2 है, और ये f, रिलेशन बिटवीन x1 x2 एंड f, ये कंसेप्ट की तरह इसे सेट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार दिख जाता है। तो हम क्या जानते हैं, सिंस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, 1 बाई एफ प्लस x2 माइनस के साथ, प्लस 1 बाई एफ प्लस x1 माइनस के साथ, इक्वल्स टू 1 बाई माइनस एफ। ये मैंने कट कर दिया। अब चेक करो अगला स्टेप। यदि हम एलसीएम ले लें, एफ प्लस x1 प्लस एफ प्लस x2 अपॉन एफ प्लस x1 इंटू एफ प्लस x2 इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ट्वाइस एफ प्लस x1 प्लस x2 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 1 बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस x2 प्लस x1 x2। ये टुकड़ा चला गया दोनों तरफ से, और यहां पर जो देख रहे थे ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये हो गया x1 x2, एफ स्क्वायर ये हो गया x1 x2, एफ हो जाता है स्क्वायर रूट में x1 x2, एफ हो जाता है x1 x2 के बराबर, स्क्वायर रूट में x1 x2 के बराबर।
कंसेप्ट जो आ रहा है ये ऊपर मैं लिख दूं तो f हो जाएगा स्क्वायर रूट में x1 x2। कब? जब फोकस से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का x1 और इमेज का x2, तो उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर दो, फोकल लेंथ आ जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव दिख जाता है तो कौन इतना कैलकुलेट करेगा, देख के याद ही रहता है कि यार ये तो f अंडर रूट x1 x2। ये यदि ओके है, मैं पेज चेंज करूं तो क्या थोड़ा सा देखिए कि यदि ऐसा हो, कैसा कि दो मिरर हमने एक साथ यूज किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं कि दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वहीं बन जाए। तो ध्यान से देखिए, O and I are present on same place। अब यहां ये है F1 और ये है F2। तो यदि मैंने F1 पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, सोच के देखो। ये रेज ऐसे आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और आप यदि चाहते हैं कि इमेज यहीं बन जाए तो इसका मतलब ये रेज वापस यहां कन्वर्ज होने के लिए चली आए। ऐसा कब हो सकता है? जब यही पॉइंट F2 भी हो। सोच के देखो। और यदि ऐसा हुआ तो हम क्या कह देंगे, इन दोनों मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या हो जाने वाला है, F1 प्लस F2। यदि ये दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐसा है और ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रख दिए हैं, दोनों के कॉमन फोकस पे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वही बन जाएगा जहां ऑब्जेक्ट। इसमें कोई बड़ा मतलब आइडिया कुछ नहीं है। वो जो सिंपल रिफ्लेक्शन के और फोकस के डिफिनीशन को आप जानते हो वो यूज हुआ। और यदि कोई सिचुएशन हो सकता है तो उस पे भी सोचकर देखते हैं। समझ बदलू पेज। ये फोकस वाला आइडिया क्लियर है ना सबके? फोकस पे आया होगा तो पैरेलल, और दूसरे मिरर पे पैरेलल आया तो फोकस पे। यदि ऐसा ही हुआ और आपने ये C1 पे रखा हुआ होता ऑब्जेक्ट, तो देखो ध्यान से, यहां से ये जो रेज आते देखते आप, ये तो नॉर्मल हो जाता, नॉर्मल जैसे आता उसी पे वापस। और ये जब इधर जाता तो इमेज इसी पॉइंट पे कब बन सकता है, जब ये C2 भी हो, तो वापस यहीं आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, तो डिस्टेंस हो जाना चाहिए ट्वाइस F1 प्लस ट्वाइस F2, या डिस्टेंस हो जाना चाहिए R1 प्लस R2। तो पॉसिबल है कि जहां ऑब्जेक्ट आपने रखा है ना वही इमेज बन जाए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा आइडिया इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल आइडिया। एक और कंसेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए। यदि F और ये प्लेन मिरर
और आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज टेकन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब कहां पर ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज बन जाए ऑब्जेक्ट पे ही? ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट, और यदि ये फोकस पे होता, ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे होगा तो रेज आएगी ऐसे, और फिर ये कहां होने वाली है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही है वो अगले वाले प्लेन मिरर पे कैसा हो गया? नॉर्मल। तो नॉर्मल के लॉन्ग आ गई तो फिर से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट हो गया तो ये फिर से कहां इमेज बना देगा? इसी पॉइंट पे, यही इमेज बन जाएगा। आफ्टर कितने रिफ्लेक्शन? आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन। कहा गया होगा फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट so that after 3 reflection, while first is taking place from concave mirror, final image is formed at the object itself। तो आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, सीधे आंसर दिख जाएगा कि फोकस पे रखोगे तभी ऐसा हो पाएगा। फोकस पे रखोगे तो ऐसा हो पाएगा। तो आपके मन में एक विचार आएगा कि सर क्या और कोई सिचुएशन हो सकता है? तो मैं कहूंगा यार जब तक 3 रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है तब तो यही होगा। तब फिर अगला विचार आएगा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि 2 ही रिफ्लेक्शन से यही ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाए? हाँ, उस पर भी कुछ विचार मैं दे सकता हूँ। कैसे? तो अगले चित्र में देखते हैं। तो पहले आपने ये नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 3 रिफ्लेक्शन चाहिए था मुझे, और पहला कहां से चाहिए था? कॉनकेव से। और अब मैं सोच रहा हूं पहला कॉनकेव से हो और केवल 2 ही रिफ्लेक्शन, ये भी ट्रिकी होगा थोड़ा सा। मुझे ये बताइए, आपने क्या 10 बार बनाए हैं क्वेश्चन, तो क्या ये याद हो गया है कि 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रहता है तो कहां बनता है इमेज? एक काम करते हैं, 1/v प्लस 1/-15, 1/-10, 1/v 1/15 माइनस 1/10, 30 आ गया। 15 दूनी 30, 10 दिए 30, माइनस 1/30, भी हो जाता है -30। मतलब होगा क्या कि ये यहां से रेज चलेगा तो इमेज बना रहा होगा यहाँ कहीं, और ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा? 30, ये I1। अब गौर करिए, यदि केवल मैं 2 रिफ्लेक्शन से चाहता हूं यहां इमेज बनाना, एक काम करिए, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15, और इसके ठीक बीच में एक प्लेन मिरर डाल दीजिए। तो मुझे ये बताइए प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया? I1 हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अरे लाइट आ रही है ना प्लेन मिरर पे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1।
और उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो जितना मिरर के पीछे है उतना ही मिरर के आगे। तो यदि ये 7.5 सेंटीमीटर इधर होता, ये 7.5 सेंटीमीटर इधर कहाँ बना देगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां बना देगा इमेज, ये I2। और यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका मतलब है कि वहां तक रेज गई नहीं होगी, ये पूरा रेज कन्वर्ज होने की टेंडेंसी में है। लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के क्या हुआ, वो पहुंच गई है I2 पे, I1 ऑब्जेक्ट हो गया और I2। तो आप यदि 10th से 12th में आ गए तो अंतर क्या होगा, 10th में एक मिरर एक लेंस के साथ खेल रहे थे, अब एक या दो से खेलो, 3 रिफ्लेक्शन की बात करो, 4 रिफ्लेक्शन की बात करो। लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, आपको पहले पता हो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनता है। तो पहले मिरर वाला काम कर लिया, उसके बाद हमने कॉन्केव मिरर वाला काम कर लिया, उसके बाद हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी सोच ली। अब यदि कोई पूछ दे कि बताओ प्लेन मिरर कहाँ रखा जाता कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए और ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया गया होता, अब डिस्टेंस कैसे निकालते इन दोनों के बीच का, क्या दिख रहा है डिस्टेंस या नहीं दिख रहा, ये डिस्टेंस डी कैसे निकाल लेते आप, एक 15 और एक 7.5, 22.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यदि प्लेन मिरर हम लगा दें तो पहला रिफ्लेक्शन कर्व मिरर से लेना है तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यही बन जाएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो लोकतंत्र बहुमत में स्टूडेंट छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे सही कर देते हैं। आप यदि उन कुछ बच्चों में आना चाहते हैं तो थोड़ा है वही फॉर्मूले, है वही आइडिया, केवल देखने का नजरिया थोड़ा इंप्रूव करना है और कुछ खास नहीं। यदि इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। आप लोग एच.सी. वर्मा का किताब लेंगे बुक 1, तो उसमें ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स में शुरू के केवल 12 क्वेश्चन होगा मुझे लगता है, या 15 क्वेश्चन होगा मिरर का, बाकी और है नहीं। तो 12-15 क्वेश्चन जो भी हो मिरर का उसे बना जाओ। एच.सी. वर्मा बुक 1, उसमें ऑप्टिक्स और उसमें 12-13-15 जो भी क्वेश्चन है उन्हें बना लीजिएगा। और अगले टर्न पे उन्हीं केवल 12 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं रिफ्रैक्शन में इंटर करूंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।